को, और एफ टेस्ट जिसको हम वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, और साथ में हमने एक जनरल ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन वे में हमने समझा था एनोवा। ठीक है, आज एनोवा की ही बात करेंगे। एनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने एक चीज ये समझा था कि एनोवा की जरूरत कहाँ है। एनोवा मैंने आपको बताया था कि जहां आपका टी टेस्ट है ना, एक तरह से ये एक तरह से आपका जो टी टेस्ट है पैरामीट्रिक टेस्ट, उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म है। टी टेस्ट की लिमिटेशन ये होती थी कि वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं उसे बता सकता था। दो से ज्यादा सैंपल होते ही बताना पॉसिबल नहीं था, यानी कि सैंपल एक्स है, वाई है, जेड है, तो एक्स और वाई के बीच में डिफरेंस चेक कर सकता है, वाई और जेड के बीच में, एक्स और जेड के बीच में। अगर मैं कहूँ एक्स वाई जेड तीनों में एक साथ इनमें जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं उसको टेस्ट करो, तो वहां पर टी टेस्ट कामयाब नहीं। और रिसर्च जब हम करते हैं तो ऐसी कोई बंदिश हम नहीं लगा सकते कि भाई 2 ही सैंपल को देखना है, 3 सैंपल नहीं हो सकते। सैंपल 3 भी हो सकते हैं और 3 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस कारण से हमें इसको एक्सपेंड करने की आवश्यकता पड़ी, और ये फिर पूर्ति करी फिशर ने। फिशर ने ये जो एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक जो है इंट्रोड्यूस की, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूज कहाँ है वो मैंने आपको बता दिया, यूज किस तरह से होता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। हमने लास्ट टाइम इसके बारे में थोड़ा सा समझा था। एनोवा को हम एक तो पढ़ते हैं वन वे एनोवा। ठीक है, वन वे एनोवा का मतलब क्या है कि मान लीजिए मेरे पास, हमने जैसे एग्जांपल दिया था, वे 3 अलग अलग शहरों के या 3 अलग अलग गांवों के जमीन है, खेत है, और मैं उनकी फर्टिलिटी को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, उनके प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्टिविटी में देख रहा हूँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। लेकिन हो सकता है कि साथ साथ उन तीनों में जो फर्टिलाइजर्स यूज हुए हों वो भी अलग अलग हो, तो उस फर्टिलाइजर का भी इम्पैक्ट आ रहा हो। तो सिर्फ मैं उन खेत में जो फर्टिलिटी है उसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं सिर्फ एक एंगल से चेक कर रहा हूं, तो वो वन वे एनोवा। और अगर मैं साथ में दूसरा एंगल भी यूज कर रहा हूं तो वे टू वे एनोवा बन जाता है। टू वे एनोवा। टू वे एनोवा में हम रो वाइज भी स्टडी करते हैं, रो वाइज एनालिसिस और कॉलम वाइज। ठीक है, रो एंड कॉलम दोनों के हिसाब से चलते हैं, रो वाइज एनालिसिस एंड कॉलम वाइज एनालिसिस। किसी बच्चे का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट हो जाइए प्लीज। रो वाइज एंड कॉलम वाइज एनालिसिस ये हम करते हैं किसमें, टू वे एनोवा में हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक्स कौन कौन सी हम लोग यूज करते हैं। इनके लिए जो टेक्निक्स यूज होती है वो टेक्निक्स यूज होती है, एक तो शॉर्टकट मेथड, ठीक है, और एक होती है इसमें डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो हम पहले तो डायरेक्ट मेथड को पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर डायरेक्ट मेथड वैसे कम यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड कम यूज करते हैं हम डायरेक्ट मेथड को, बाकी जो शॉर्टकट मेथड है ये अधिक यूज होता है। ठीक है, अब इस शॉर्टकट मेथड में भी आगे कोडिंग और की जा सकती है, और शॉर्ट बनाने के लिए फिगर्स को, उसको भी हम समझेंगे। तो अभी मैनुअली कैलकुलेशन के लिए तो मैंने बताया डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड है, बाकी जो कैलकुलेशन एक्चुअल में जो हम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वो होती है किससे, सॉफ्टवेयर की हेल्प से की जाती है। ठीक है, तो वहां पर फिर ये बिल्कुल ही आसान हो जाता है, सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पहले शुरू करते हैं वन वे एनोवा से। वन वे एनोवा मतलब सिर्फ एक वन एंगल। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए 3 तरह के डिटर्जेंट पाउडर हैं और हम इन तीनों को चेक करना चाह रहे हैं कि भाई इनसे जो धुलाई है, उनसे जो सफाई होती है, क्या उसमें कुछ फर्क है, तीनों अलग अलग एक दूसरे से ज्यादा बेहतर हैं, खराब हैं, ऐसा कोई इनमें डिफरेंस है। लेकिन हो सकता है इन तीनों के लिए की धुलाई के लिए जो पानी यूज हुआ हो, तीनों को जिस पानी में इस्तेमाल किया हो सकता है वो पानी भी अलग हो।
ठीक है, तो क्या उस पानी की वजह से तो फर्क नहीं आ रहा है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर, ठीक है, या पानी की जो अलग अलग जो क्वालिटी है कहीं उसकी वजह से तो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा हम लोग देखना चाह रहे हैं दोनों एंगल से तो वे टू वे एनोवा बन जाए। तो पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं आज वन वे एनोवा से। और देखो इसमें थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो जरूर आपको ध्यान रखने हैं। स्टेप्स अगर आप ध्यान रखते हैं तो उसके बाद चाहे आप एक क्वेश्चन करें चाहे 10 करें, सभी में एक जैसा ही पैटर्न चलता है। कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा आपको करना पड़ता है, लेकिन इसके अलावा इसमें देखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, सिंपली जस्ट जो स्टेप्स है उन स्टेप्स के हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हुए चले जाइए, क्वेश्चन होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इन स्टेप्स को ध्यान भी रखना है, इन स्टेप्स को फॉलो भी करना है। तो वन वे एनोवा को हम सबसे पहले समझ रहे हैं डायरेक्ट मेथड, बाय डेफिनेशन मेथड एक तरह से। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब वेरिएंस किसी सैंपल में किस तरह का हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं सीधा एक एग्जांपल पर ही मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, शॉप फ्लोर्स हमें दे रखे हैं, एक कंपनी, देयर आर 4 शॉप फ्लोर्स, प्रोडक्टिविटी रेट फॉर 3 मेथड्स, incentives and gain sharing in each shop floor is presented in the following table। ठीक है क्या, मैं इसको समरी फॉर्म में बोल देता हूँ। ठीक है, ये देयर आर 4 शॉप फ्लोर्स 1 2 3 एंड 4, और इनमें हमने जो इंसेंटिव्स यूज किए, इन चारों में अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स हमने लगाए। ठीक है, किस तरह से है जरा देखो। एक इंसेंटिव X1 यूज किया गया, ठीक है, मान लीजिए सैलरी बढ़ाने की कोशिश की। दूसरे में हमने कोई नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव यूज किया। तीसरे में कोई अलग तरह का इंसेंटिव यूज हुआ। ये इंसेंटिव्स हमने यूज किए, और इन इंसेंटिव्स को यूज करने से उनकी प्रोडक्टिविटी जो बढ़ी, उसको मेजर करने की जो भी यूनिट इन्होंने यूज की हो, 5 6 2 7, ठीक है, इतनी प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ी। अब दूसरा जो इंसेंटिव मेथड यूज हुआ, 4 4 2 6, इतनी इतनी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और तीसरा मेथड जब हमने लगाया तो 4 3 2 3। अब ध्यान से देखो, उसी क्वेश्चन में वन वे एनोवा हो सकता है, उसी में टू वे एनोवा हो सकता है। अब अगर मैं सिर्फ ये 3 तरह के इंसेंटिव प्लान, पहले में हमने कह दिया भाई हम त्योहारों पे बोनस देंगे, दूसरे में हमने कह दिया भाई हम तुम्हारी सैलरी को जो है ना तुम्हारी उसके साथ जोड़ देंगे, जितना तुम प्रोडक्टिविटी लाओगे उसी के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। तीसरे में हमने कहा कि हम आपको एप्रिसिएशन देंगे, आपका नाम जो है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में लिखेंगे, इस तरह के कोई नॉन, मतलब 3 अलग अलग तरह के इंसेंटिव यूज हुए और उनसे प्रोडक्टिविटी में इतना इतना फर्क आएगा। अब मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, सिर्फ इन तीनों इंसेंटिव के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, सिर्फ मैं ये जांच करना चाह रहा हूं, तो मैं वन वे एनोवा की बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये चारों जो शॉप फ्लोर्स हैं ये भी कहीं ना कहीं इंसेंटिव आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित कर रहे हो सकता है ये जहां जिस जगह सिचुएटेड हो वो जगह ऐसी हो कि वो आपको कह लीजिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बहुत अच्छी हो, इतना बढ़िया वहां का जो अनुकूल एनवायरमेंट हो। ठीक है, हो सकता है जो तीसरे जिसमें आपको बहुत कम कम नजर आ रही है, इसमें हो सकता है कहीं ऐसी जगह सिचुएटेड हो, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा सर्दी हो या इस तरह की सिचुएशन हो, तो यहाँ पर वो चीज कामयाबी नहीं हो। ठीक है, या उधर की लोकेशन बहुत अच्छी नहीं हो, जिस भी सेंस में आप समझे। तो क्या ये शॉप फ्लोर भी इनके कारण भी कुछ असर आ रहा है? ठीक है, तो जब मैं कॉलम वाइज और जो है रो वाइज दोनों तरफ से जब मैं एनालाइज करूंगा तो ये बन जाएगा टू वे एनोवा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वन वे एनोवा, और वन वे एनोवा में हम पढ़ रहे हैं अभी डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड कहता है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए आप वेरिएंस को स्टडी करें, कैसे करें कि वेरिएंस होता है दो ढंग से। एक तो ये जो सैंपल है ना, देखो आप x1 अगर मैं इसकी एवरेज लूं, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 7 20, 20 को मैंने 4 से किया डिवाइड, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएगा। अब मैं इस सैंपल में इसके मीन से डेविएशन लूं, 5 - 5 6 - 5 2 - 5 7 - 5, इसी तरह से इस दूसरे सैंपल में भी डेविएशन लूं,
इसी तरह से तीसरे सैंपल में भी डेविएशन हो। तो इन सैंपल्स के अंदर जो डेविएशन है, ठीक है, ये वेरिएशन विद इन सैंपल है, ठीक है। और अब इस सैंपल का इस सैंपल से वेरिएशन, इस सैंपल का दूसरे सैंपल से वेरिएशन, यानी कि ये दूसरे से कितना डेविएट हो रहा है, ये दूसरा तीसरे से कितना डेविएट हो रहा है, तो ये डेविएशन विद इन सैंपल, बिटवीन सैंपल, दो सैंपल्स के बीच में, मध्य में डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड तो यही करता है कि इनको जो कह लीजिए कि जो दोनों तरह का जो वेरिएशन बिटवीन सैंपल और वेरिएशन विद इन सैंपल निकालकर उसका कंपैरिजन करता है, ठीक है। अब ये करेगा कैसे, तो स्टेप्स आप मेरे साथ साथ नोट कर लें। सबसे पहला काम नल हाइपोथेसिस, ध्यान रखिए ये भी एक टेस्ट है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही तरीका है, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस है क्या, अगर देखा जाए तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि इसकी जरूरत कहाँ है, इसकी जरूरत है टी टेस्ट के एक्सपेरिमेंट। अगर मान लो ये x3 नहीं होता ना, केवल दो ही इंसेंटिव मेथड होते हैं x1 और x2, मुझे एनोवा की जरूरत ही नहीं थी, मैं तो वही काम मेरा टी टेस्ट कर देता। मैं क्या देखता कि क्या ये जो पहला सैंपल है इसका मीन और ये जो दूसरा सैंपल है इसका मीन, इन दोनों के मीन में डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, मैं जस्ट ये चेक करता और वहां टी टेस्ट का जो सेकंड फॉर्मूला है मेरे लिए काम आ जाता। लेकिन यह तीसरा सैंपल भी है, इसीलिए मुझे जरूरत है एनोवा की। तो अब एनोवा भी क्या कर रहा है, एनोवा ये देखना चाह रहा है कि पहले सैंपल का मीन, दूसरे सैंपल का मीन और तीसरे सैंपल का मीन, इन तीनों सैंपल के मीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं तो x बार 1, x बार 2 और x बार 3 में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो वर्डिंग में लिखेंगे तो लेट वी टेक द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन जो है एवरेज प्रोडक्टिविटी या हाँ जी एवरेज प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। तीनों तरह के इंसेंटिव से जो एवरेज प्रोडक्टिविटी आ रही है उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ये पहला स्टेप रहेगा आपके लिए। दूसरा काम अब अपने लिए ये जरूर कर लो आगे बढ़ने से पहले, ये एक तरह से मैं इसको स्टेप का नाम दे दूं, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप नंबरिंग जब मैं डाल दूंगा तो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा कि पहला स्टेप क्या था। तो ये आप वर्डिंग में लिख देना, सिंबॉलिकली ऐसे आप लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहती है कि भाई ये बराबर नहीं है। नल हाइपोथेसिस की उल्टी तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, अगर आपको दिखानी हो तो, कि भाई इन तीनों में जो एवरेज है, इन तीनों का जो मीन है वो सिग्निफिकेंट मतलब जो कह लीजिए कि एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफर, एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब जो तीनों इंसेंटिव मेथड है वो कहीं ना कहीं अलग है, यही तो हम देखना चाह रहे हैं। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जिसको हम H1 से डिनोट करते हैं। अच्छा अब आपको करना क्या है, मैं कह रहा था इसमें एक चीज संभालो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि चेक करना कि क्या कुछ दे रखा है। तो जो सैंपल का साइज है उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो n1 पहले सैंपल में कितनी आइटम है भाई, देखो पहले सैंपल में आइटम है 1 2 3 4, सभी सैंपल में 4 4 है, जरूरी नहीं कि सब में बराबर ही हो। तो n1 4 ऐसे लिखा करो, n2 इज इक्वल टू 4, n3 भी इज इक्वल टू 4। ये अपना एक तरह से बोलते हैं ना भाई, जो आपको कोई चीज दी जा रही है तो अपना सामान संभाल लो उसके बाद आगे चलो, तो पहले ये जरा जरूर संभाल लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया साइज ऑफ सैंपल। उसके बाद हमने एक चीज और बोली थी कि नंबर ऑफ सैंपल के लिए हम स्मॉल के यूज करेंगे। तो सैंपल कितने, 1 2 3, इसको आप के से डिनोट करें तो के इज इक्वल टू 3 है। और एक कितनी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस। तो 4 पहले सैंपल में, 4 दूसरे में और 4 तीसरे में, तो 4 जमा 4 जमा 4 यानी कि 12, ठीक है। तो 12 ऑब्जर्वेशन, इसको कैपिटल N से आप डिनोट कर दीजिए, ठीक है। ये पहला अपना हाइपोथेसिस लिखा और ये हमने संभाला क्या कुछ है अपने पास। अब दूसरा स्टेप, स्टेप 2, इसका बस ये 1 या 2 क्वेश्चन करके देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो वैसे बहुत कम यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर हम शॉर्टकट मेथड ही यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल मीन निकालना पड़ता है। और एक्चुअल मीन अब यहाँ तो मैंने फिगर इस तरह से दी हुई है कि मीन फ्रैक्शन में ना आए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी।
लेकिन अगर ये मीन इस तरह से आ रहा हो 13.3333, तो फिर इस एक्चुअल मेथड जो कह लीजिए कि जो डायरेक्ट मेथड है उससे करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाता है, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं, इसकी जगह शॉर्टकट मेथड को प्रेफरेंस देते हैं, जो इसके बाद में अभी करवाऊंगा। तो स्टेप 2 होगा, उसमें आपको क्या करना है, कंप्यूट, आप मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं, कंप्यूट मीन ऑफ ईच सैंपल, सभी सैंपल का मीन निकाल लीजिए भाई। ठीक है, आइए निकालें। पहले सैंपल का मीन निकालो x बार 1, ये तो मैं अभी वैसे निकाल ही रहा था आपके सामने, मैंने निकाला था 4, 5 + 6 + 2 + 7, 5 + 6 + 2 + 7 डिवाइडेड बाई 4, 5 और 6 11 और 2 13 और 7 20, 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5, x बार 1 = 5, x बार 2, x बार 3। ठीक है, x बार 2 आएगा 4 + 4 + 2 + 6, तो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4, x बार 2 = 4, और x बार 3 कितना था 4 3, देखो ये तीसरे सैंपल की बात कर रहा हूँ इसकी, 4 3 2 3, ठीक है, 4 3 2 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12, 12 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3। ये x बार 1, x बार 2, x बार 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप 3 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ द कंप्यूट, नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मीन ऑफ मीन, एवरेज ऑफ एवरेज, मतलब जो 3 सैंपल मीन आए ना 5 4 और 3, इन तीनों की भी अगर मैं एवरेज निकालूं 5 + 4 + 3, तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, और कितने सैंपल हैं 3, 12 को 3 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 4, ये एवरेज की एवरेज हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूट मीन ऑफ मीन, ठीक है, एवरेज ऑफ एवरेज, जिसको अब हम एक नाम देंगे। अब इस तरह से मीन ऑफ मीन तो अटपटा लग रहा है, तो इसको हमने नाम दिया हुआ है जनरल एवरेज बोल रहा हूं मैं इसको, और मैं इसको डिनोट करूंगा x बार का बार। ठीक है, x डबल बार टर्म यूज कर रहा हूं भाई, x बार तो मीन के लिए यूज हो ही रहा है, तो x बार का भी एवरेज ले रहा हूं तो x डबल बार लगा दिया मैंने। ठीक है, आप कोई और नोटेशन लिखना चाहे, जनरल एवीजी लिखना चाहे, जो भी आप लिख के लिखिए, तो ये हम निकालेंगे नोटेशन फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल है x बार 1, x बार 2, x बार 3 प्लस प्लस जितने भी हैं, कितने हो सकते हैं, ये कितने सैंपल होंगे, अपने जितने सैंपल होंगे उसको हम बोलते हैं x बार k। नंबर ऑफ सैंपल को किससे डिनोट कर रहे हैं, k से। मान लो सैंपल 10 हैं तो कहाँ तक पहुंचेगा, x बार 1, x बार 2, वैसे आपका 3 4 सैंपल से आगे आता नहीं है, वैसे सिखाने के लिए, सिंबॉलिकली बताने के लिए। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल k से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपको स्मॉल k से डिनोट कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम मीन की मीन, एवरेज की एवरेज हम निकाल रहे हैं, और पहले सैंपल की एवरेज थी 5 4 और 3 दूसरे से, तो 5 + 4 + 3 डिवाइड करो उसको 3 से, तो 12 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया 4, तो ये एवरेज की एवरेज आ गई। ठीक है, और साथ में क्या करना है, एंड इसी स्टेप में, ठीक है, एंड कंप्यूट द डेविएशन। ठीक है, कंप्यूट द डेविएशन। ठीक है, एंड मैं पूरा लिख देता हूँ, कंप्यूट द डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भैया आपने क्या किया, मैं इसको जो आया मैं बाद में लिखूंगा, मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो, अब पहले सैंपल का मीन तो ये था,
है ना। और जो हमारे मीन का भी मीन आया वो ये, तो ये मीन उस जनरल मीन से कितना दूर है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। x1 माइनस x जो जनरल एवरेज है। इसी तरह से दूसरा जो सैंपल है उसका जो मीन आ रहा था उससे ये जनरल एवरेज कितनी दूर है, कितना डेविएट हो रही है, और उसका स्क्वायर। ये बार बार समेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और प्लस x3 माइनस जो जनरल एवरेज है और उसका स्क्वायर। अगर ऐसे लिख रहा हूं तो मुझे यहां पर ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिंपली ऐसे लिख सकता हूं मैं, और नहीं तो फिर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा सिंबॉलिकली। अगर बुक वाली लैंग्वेज की अगर आप बात करते हो तो फिर मुझे लिखना चाहिए इसको कि x बार i, i का मतलब ith सैंपल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जोन सा भी है, से जनरल एवरेज को घटाना है, उसका स्क्वायर करना है और फिर उसका टोटल करना है। सिंबॉलिकली ऐसे लिखो, ठीक है। नहीं तो करने के लिए तो ऐसे लिखा जाएगा, ये मैंने समेशन काट दिया, ठीक है। तो x1 माइनस एक्स बार 1, ठीक है, x2 माइनस एक्स जो है बार जो है जनरल एवरेज, ठीक है, x3 माइनस जनरल एवरेज का स्क्वायर। मैं करके दिखा देता हूँ ये क्या आता है। x1 पहला सैंपल का मीन अपना आ रहा था 5, दूसरे का आ रहा था 4 और तीसरे का 3, ठीक है। तो 5 माइनस जनरल एवरेज कितनी आ रही है, तीनों की अभी निकाली ना हमने जनरल एवरेज x डबल बार, ये आ रही है भैया 4। तो 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अगले वाली तो एवरेज भी 4 ही थी, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर, फिर 3 माइनस 4 का स्क्वायर। 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1, आगे 0, और ये फिर -1 -1 का स्क्वायर फिर से 1, तो ये हो गया भाई 2, ठीक है। और इसी का नाम है, मैंने अभी नाम नहीं दिया इसको, एस एस बी, शॉर्ट में हम लिखेंगे एस एस बी, ठीक है। और इसका पूरा नाम नोट करेंगे आप, इसको बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। हमने यही तो किया है। देखो एक सैंपल की एवरेज जनरल एवरेज से कितना दूर है, बिटवीन सैंपल का मतलब क्या है, इन सैंपल्स जो है उनके बीच में डेविएशन कितना है। मैंने कहा भाई ये वाला मेरा सैंपल है, ये सैंपल की एवरेज मैंने ले ली, अब इस एवरेज से जो पूरी जनरल एवरेज कितना दूर है, यानी कि ये सैंपल इस सैंपल से, ये सैंपल इस सैंपल से, ठीक है। तो इन सैंपल्स के मध्य में कितना डेविएशन है वही तो मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और देखो, आप एक बार करके देखना, एक बार आप ऐसा करना कि एवरेज की एवरेज निकालने के बजाय ऐसे करना 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, सब जोड़ना और इसको डिवाइड करना 12 से। तो इन सब की इकट्ठी एवरेज कितनी आएगी, 4 ही तो आएगी। हमने क्या किया, हमने एक तो से टुकड़ों में कर लिया, पहले 4 को जोड़ा इनकी एवरेज, इन 4 को जोड़ा इनकी एवरेज, इन 4 को जोड़ा इनकी एवरेज, फिर उन तीनों को जोड़ा और उसकी एवरेज। या मैं इकट्ठा ही नहीं कर लेता, इन सब को जोड़ लेता और इकट्ठा ही जो नंबर है उसे डिवाइड कर देता, तो इकट्ठी एवरेज आ जाती। तो ये इन सभी सैंपल्स का के बीच में कितना डेविएशन है, कितना ये डेविएट है एक दूसरे से, वो हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है। कि पहले सैंपल का भाई मीन तो आता है ये, और इन सब आइटम्स का जो मीन है वो आता है ये, तो ये उससे कितना डेविएट है। इसी तरह से दूसरा सैंपल अपनी जनरल एवरेज से कितना डेविएट है, दूसरे सैंपल की एवरेज, ठीक है, x बार 2 लिखना चाहिए। इसी तरह से x बार 3 तीसरे सैंपल की एवरेज अपनी जनरल एवरेज से कितना डेविएट है, ये x बार है भैया, x बार 1 माइनस जो है जनरल एवरेज, x बार 2 फिर माइनस जनरल एवरेज, x बार 3 माइनस जनरल एवरेज, ठीक है। तो और सिंबॉलिकली लिखना है चाहे तो समेशन ऑफ x बार i का मतलब पहला दूसरा तीसरा ith सैंपल जो सा भी है, माइनस जनरल एवरेज, ठीक है। और उसका जो डेविएशन किया स्क्वायर किया, और फिर जितने भी सैंपल है उन सबका हमने इस तरह से टोटल कर लिया।
तो ये वैल्यू एस एस बी सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल कितनी आती है 2। और ये स्टेप कौन सा हो गया था अपना, ये स्टेप हो गया था स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4, अब हम कह रहे हैं कि भाई तुम सब सैंपल्स जो इतने भी हैं तुम्हारे, उन सब सैंपल्स के बीच में भी तो डेविएशन होगा ना कुछ, उन सब सैंपल्स का अपना डेविएशन कितना है जरा वो भी निकालो। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर विदिन सैंपल्स। ठीक है, सैंपल्स के अंदर, सैंपल के बीच में जो डेविएशन है, ये तो बड़ा सिंपल सी चीज है, आप देखो देख के समझ जाओगे। मैंने यहाँ लिखा पहला सैंपल है ना, x1 लिखा मैंने, पहले सैंपल की वैल्यू लिखी 5 6 2 7, यही थी। अभी रुको, देखो x2 की आइटम कितनी थी 4 4 2 6, तीसरे सैंपल की क्या थी x3, ये थी 4 3 2 3 4 3 2 3। अब मैंने क्या कह रहा हूं, विद इन सैंपल, इस सैंपल का इसके मीन से कितना डेविएशन है, इस सैंपल का इसी के मीन से कितना डेविएशन है, सैंपल x3 का इसी सैंपल के मीन से कितना डेविएशन है। ये हो गया सैंपल के विद इन डेविएशन, सैंपल के अंदर डेविएशन, और मुझे उसका सम दे दो, मुझे उसका टोटल दे दो। ठीक है, मतलब x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर, और x बार 1 क्या है, v निकाला था हमने 5। इसी तरह से x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर दे दीजिए मुझे, x3 माइनस एक्स बार 3 का मुझे स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो x बार 2 हमने अभी निकाला था 4, और x बार 3 हमने निकाला हुआ 3। बस अब ये कैलकुलेशन कर दीजिए। तो 5 माइनस 5, अब मैं 5 माइनस 5 लिख के दिखाने की जरूरत तो नहीं ना, 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4। टोटल करो भाई, x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर, और ये टोटल है 9 और 4 13 और 1 14, ये चाहिए मुझे। इसी तरह से 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0, 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 4 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये टोटल हो गया सिग्मा या समेशन x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 8 हो गया। इसी तरह से यहां जी, ठीक है, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, और 3 माइनस 3 फिर से 0। ठीक है, तो ये समेशन आ गया x3 माइनस एक्स बार 3 का स्क्वायर, एक और एक कितना हो गया 2, और मैंने क्या कहा था एस एस डब्ल्यू सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। ठीक है, जो विद इन सैंपल, सैंपल्स के अंदर जो डेविएशन है उसका मुझे सम दे दीजिए भाई। तो ये क्या है, समेशन x1 माइनस एक्स बार 1 का स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस एक्स बार 2 का स्क्वायर प्लस समेशन x3 माइनस एक्स बार 3 का स्क्वायर। अब यहाँ तो 3 है, मुझे यहीं रोक देना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर मैं इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहूँ, आपको कहीं थ्योरी में क्वेश्चन लिखना हो तो आपको क्या लिखना चाहिए वहां पर आप लिखेंगे कि जो सैंपल आपका जो है एक्स आई है, ठीक है, वहां पर आप सिंबॉलिकली सिंपली ऐसे लिख देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार आई का स्क्वायर और इसका टोटल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और अब अगर मैं इसी सीरीज को अगर आगे लिखना चाहूं तो ये कहां तक जाएगी, समेशन ऑफ एक्स, कितने सैंपल होते हैं के तक लेते हैं हम, एक्स बार के मतलब नंबर ऑफ सैंपल को हम के से डिनोट करते हैं, तो एक्स के माइनस एक्स बार के का स्क्वायर।
बाकी अपने तो 3 ही सैंपल है तो अपना यहाँ काम हो ही गया। तो फिलहाल ये कैलकुलेशन भी अपने पास करी हुई है 14 प्लस 8 प्लस ये कितना था 2, तो 8 और 2 10, 10 में 14 जोड़ा 24। ये आ गया वही सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। स्टेप नंबर 5 से अपना आ गया सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, सॉरी विद इन सैंपल, बिटवीन तो पहले निकाल चुके थे, ठीक है। और अब स्टेप 6 सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां आपको बनाना है एनोवा टेबल। ये स्टेप है प्रिपेयर एनोवा टेबल। एनोवा टेबल बनाइए, ठीक है। एनोवा टेबल में चाहे हम 1 वे एनोवा पढ़ें, 2 वे एनोवा पढ़ें, डायरेक्ट मेथड पढ़ें, ये एक ही ढंग से बनेगी, इसका एक ही फिक्स सा पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। हम इसको बताएंगे कि भाई ये वेरिएशन, ये वेरिएंस कौन सा वाला है। जैसे अभी हमने नाम देख के लिखे ना कि ये बिटवीन सैंपल है, ये विद इन सैंपल है, वो बताएंगे, ठीक है। फिर सम ऑफ स्क्वायर, जो हमने अभी ये निकाले ना SSB SSW, यानी कि जो सम ऑफ स्क्वायर का जो टोटल आ रहा है, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल। फिर हम लिखेंगे कि उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काफी चर्चा हो चुकी है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के दौरान, टी टेस्ट के दौरान हमने काफी इसको समझा, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम क्या करते हैं, इस सम ऑफ स्क्वायर को उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, मीन सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और इस मीन सम ऑफ स्क्वायर के बेस पर फिर निकलता है अपना एफ रेशियो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो एक स्टेप आगे जाकर इसमें लिख सकते हो उसकी क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू एट जो भी 5%, 1%, जो टेबल वैल्यू जिसको बोला करते हैं, वो भी आप चाहे तो यहाँ बढ़ा लो इसको, नहीं तो इतने स्टेप काफी है, ठीक है। ये एफ रेशियो एक्चुअल में है क्या, एफ रेशियो हमने जहाँ एफ टेस्ट में पढ़ा वहां तो पहले सैंपल के वेरिएंस और दूसरे सैंपल के वेरिएंस का जो अनुपात है उसको एफ रेशियो बोलते हैं। पहले सैंपल के वेरिएशन, उन दोनों सैंपल के वेरिएशन में जोन सा वाला भी सैंपल का वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस को ऊपर और स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस को नीचे लिखा, और दोनों का जो रेशियो, दोनों का जो अनुपात बना उसको हम एफ रेशियो बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ एफ रेशियो क्या होगा, यहाँ एफ रेशियो बनेगा कि जो आपका बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल का जो मीन सम ऑफ स्क्वायर आ रहा है उसका जो अनुपात होगा वो एफ रेशियो बनेगा। एक बार अपने करके देखिए, हमारे अपने सामने देखिए होता हुआ इसको। सबसे पहले हमने लिखा सोर्सेज ऑफ वेरिएशन में हमने लिखा बिटवीन सैंपल, कि भाई ये वाला वेरिएशन जो मैं निकाल कर लाया हूँ बिटवीन सैंपल निकाल कर लाया हूँ, और इसको मैंने बोला है SSB सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। और ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल हमने कितना निकाला था, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल हमारा 2 आ रहा है, इसमें 8 है, इसका मतलब कोई शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक रहेगी कोई, मैं एक बार इसको चेक कर लूँ फिर से। 5, 4 और 3, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक रह गई भाई, एक करेक्शन है भाई। वापिस एक बार SSB में चलते हैं, फॉर्मूले में मैं थोड़ी सी गलती कर गया। ये जो हमने निकाला था SSB सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल जो निकाला था उसमें एक मिस्टेक है, ठीक है। उसको मैं रेड पेन से कर रहा हूं ताकि आपको अलग से दिख जाए। ये x⁻1 माइनस जो जनरल एवरेज है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई और करना है उस कोरस्पॉन्डिंग सैंपल के जो साइज से N1 से, ये N2 से मल्टीप्लाई होगा और ये N3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ ये आ जाएगा Ni, ठीक है, इसमें सिंबॉलिकली लिखेंगे, ठीक है। यानी कि पहले सैंपल में वेरिएशन 5 - 4 का स्क्वायर और पहले सैंपल में आइटम कितनी थी 4,
इसी तरह से दूसरे सैंपल में वेरिएशन 4 माइनस 4 का स्क्वायर किया और आइटम कितनी थी, नंबर ऑफ आइटम 4। इसी तरह से तीसरे सैंपल में 3 माइनस 4 का स्क्वायर किया और नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, यहाँ पर भी 4। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। कभी यानी कि आपको लिखना है एस एस बी इक्वल टू होगा N1 x बार 1 माइनस जनरल एवरेज, N2 x बार 2 माइनस जनरल एवरेज, N3 x बार 3 माइनस जनरल एवरेज। ठीक है, चलिए, तो एस एस बी अब अपना 8 आ गया। ठीक, और अब इसी पर फोकस करो। अब एस एस बी किसके बीच में निकाला है, बिटवीन सैंपल, सैंपल्स के बीच में। सैंपल कितने, 3, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी k माइनस 1। जितने सैंपल हैं उन सैंपल में से हमने एक एक घटा दिया। ठीक है, जितने नंबर ऑफ सैंपल्स है उसमें से हमने एक घटा दिया, तो n k माइनस 1। तो यहाँ k नंबर ऑफ सैंपल्स है 3, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 3 माइनस 1 ये 2 आ जाएगा। और मीन सम ऑफ स्क्वायर के लिए सिंपली क्या करना है, ये हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो आप ये इसको बोल सकते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। तो एस एस बी को डिवाइड कर दो, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आई है k माइनस 1 से, यानी कि 8 को 2 से आपने डिवाइड कर देना है, 4 हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। इसको आप ये भी बोल सकते हैं मीन, आगे एम लिख दो, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, MSB भी लिख सकते हैं। SSB सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल हो जाएगा 4। ठीक है, एफ रेशियो पर अभी बाद में आएंगे। इसी तरह से हमने लिखा विद इन सैंपल। विद इन सैंपल में हमने निकाला SSW। ठीक है, और SSW अपना कितना आ रहा है, SSW हमने निकाला है 24। यस, 24 आ रहा है, तो 24। और अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे। अब सैंपल्स की अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैसे निकाली थी, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 ऐसी की थी। तो यहाँ पहले सैंपल में आइटम कितनी, 4, 4 में से एक गया 3। दूसरे सैंपल में आइटम कितनी, 4, 4 में से एक गया 3। तीसरे सैंपल में आइटम कितनी, 4, 4 में से एक गया 3। 3 जमा 3 जमा 3 यानी कि 12। यानी कि सिंपली आप क्या कर लो कि हर सैंपल्स के नाम की एक एक घटाओगे ना, तो जितनी नंबर ऑफ आइटम है उन सब में से एक घटा दो। जैसे 3 सैंपल है तो एक पहले में से घटा, एक दूसरे में से, एक तीसरे में से, तो एक एक घट गया ना। तो 16 आइटम थी, 16 नहीं 12 आइटम थी, 12 माइनस 3 9। ठीक है, 9 हो गई इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब ये मीन सम ऑफ स्क्वायर जो हम निकालते हैं, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल निकालने के लिए हमें करना है 24 को 9 से डिवाइड। ठीक है, 24 को आप 9 से डिवाइड कर दें, कितना आता है, 24 डिवाइडेड बाय 9, इट इज 2.67। 2.67। ठीक है, और यहां अगर आप चाहें तो इसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी दिखा सकते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, TSS वो इन दोनों का जोड़ होता है एक तरह से, 32। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, तो हम बिटवीन सैंपल और विद इन सैंपल का इस वेरिएशन को जोड़ दें तो कुल वेरिएशन आ जाएगा, टोटल वेरिएशन इस सैंपल में कितना है, जिसको हमने अलग अलग दो हिस्सों में तोड़ दिया कि इसमें से बिटवीन सैंपल इतना है और विद इन सैंपल इतना है। ठीक है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी एडिटिविटी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, 9 और 2 आप जोड़ें तो 11 आ जाएगा। बाकी इसका और कोई यूज है नहीं, इसको हम करते नहीं यूज। इसका यूज आपको मिलेगा जहां अब हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ठीक है,
हमें ज्यादा कैलकुलेशन देखा जाए तो किसमें करनी पड़ी है, हमें ज्यादा कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ रही है, तो वहां हम क्या करेंगे कि जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे और टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से इन दोनों में से एक वैल्यू निकाल कर उसको घटा देंगे, दूसरी अपने पास निकल आएगी, तो वहां इसका यूज करेंगे। फिलहाल अब ये क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें काम क्या करना है, इसमें एफ रेशियो निकालना है। एफ रेशियो होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, ठीक है। और जो है इसको अगर मान लीजिए ये जो आपका सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल कई बार जो है इससे छोटा होता है, तो यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी ये लगा लेते हैं जो अपने हमने एफ रेशियो में पढ़ी थी, लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। उस केस में हम MSW को भी ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, बट वो जनरली आपको मिलेगा नहीं। तो 4 डिवाइडेड बाय 2.67, 4 को 2.67 से डिवाइड कर दीजिए, 4 divided by 2.67, it comes 1.498। ये जैसे तुम्हारी t की वैल्यू आया करती थी कंप्यूट करी हुई, अब ऐसे यहाँ f की वैल्यू आ गई कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। और अब इस वैल्यू को चेक करना है क्रिटिकल वैल्यू से, टेबल वैल्यू से। और क्रिटिकल वैल्यू कैसे देखते थे, हमने आपको बताई थी लास्ट टाइम, एफ टेबल देखनी, ठीक है। अभी फिर उसी पर चल रहे हैं। तो एफ टेबल में हमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से देखना होता है। एक न्यूमरेटर की जो ऊपर आ रहा है वो न्यूमरेटर ये ऊपर आ रहा है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और वर्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को सॉरी जो है डिनोमिनेटर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम को वर्टिकल लाइन पर। तो 2 और 9 के जो कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू बनेगी वो इसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। आइए देखिए, यहाँ देखो 1 2, ये 2 मिल गया, और यहाँ से हमें मिला ये 9, और ये वैल्यू आती है 4.26, ठीक है। तो ये अपनी क्रिटिकल वैल्यू जो आ रही है 4.26 आ रही है। तो अब तो आप यहाँ देखिए आगे इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, वो आपको पता ही है कि कंप्यूटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाएगा अपना, स्टेप 7, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन में क्या लिखेंगे, द कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है, ऑफ एफ रेशियो 1.498 is less than table value 4.26 at 5% level of significance, जैसे हम लिखते आ रहे हैं। So the difference is not significant। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है। इसका मतलब जो तीनों जो सैंपल्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है, तीनों के एवरेज में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। और जब तीनों के एवरेज में डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब तीनों जो इंसेंटिव मेथड्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं उन तीनों से जो प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है उसमें कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस उससे नहीं आ रहा है। हम इस निष्कर्ष पर जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है। एक बार इसको फिर से नजर डाल लें। हमने सबसे पहले हाइपोथेसिस को लिखा, ठीक है, पहला स्टेप हमने हाइपोथेसिस को लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो सभी सैंपल्स की मीन निकाला, और आप चाहें तो इस तीसरे स्टेप में से आधा हिस्सा यहीं पे शामिल कर लो, मीन निकालो और फिर मीन का मीन निकाल लो। फिर अपने तीसरे स्टेप में ये आ जाएगा कि फिर आप तीसरे स्टेप में SSB निकालेंगे सीधा, N1 जो आपका पहले सैंपल का मीन है माइनस जनरल एवरेज, इसी तरह से दूसरे सैंपल का, इसी तरह से तीसरे सैंपल का, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल निकालना है, SSW जो भी आपने देखा, और फिर एनोवा टेबल बनेगी जिसका ये फॉर्मेट रहेगा, और एनोवा टेबल के बाद आपको टेबल वैल्यू और देखनी है और इसका इंटरप्रिटेशन करना है। अब इसमें समस्या क्या थी, इस मेथड में समस्या ये थी कि इसमें कैलकुलेशन वर्क काफी ज्यादा था। पहले सभी सैंपल का एक्चुअल मीन निकालो, फिर उससे डेविएशन निकालो, और ये तो जब बहुत छोटी सी फिगर हमने ली हुई है उससे किया है, तब इतनी कैलकुलेशन है। अगर ये बड़ी बड़ी वैल्यूज हों, फ्रैक्शन में हो, तो फिर तो और भी ज्यादा। तो इसीलिए हम इसका जो शॉर्टकट मेथड है उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको अधिक प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसी वन वे एनोवा, अभी हम टू वे पर नहीं जा रहे हैं,
वन वे एनोवा का हम इसमें शॉर्टकट मेथड जो है उसको और समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं शॉर्टकट मेथड फॉर वन वे एनोवा। शॉर्टकट मेथड फॉर वन वे एनोवा। हाँ जी, अभी क्लास चल रही है, आधा एक घंटा लगेगा। तो शॉर्टकट मेथड जो है इसके लिए वन वे एनोवा का जो है वो हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। उसमें हम बल्कि एक काम और भी करते हैं, मैं बल्कि साथ साथ दोनों चीजें बता देता हूँ इसमें आपको। इसमें कोडिंग, फिर मुझे अलग से एक क्वेश्चन और नहीं लेना पड़ेगा। कोडिंग मेथड लगे हाथ इसको ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करता है इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें एग्जांपल है इसमें, चलिए इसी को ले लेते हैं। The table given below presents the yield of wheat in quintals per acre for trials plots of lands treated with 4 different level of fertilizers। देखिए 4 तरह के प्लॉट्स हैं, 5 प्लॉट्स हैं, 5 प्लॉट्स के सैंपल है और उन पर 4 तरह की फर्टिलाइजर्स यूज हुई है, ठीक है। और सभी को 5 प्लॉट्स पे हमने अप्लाई किया है और उससे ये प्रोडक्टिविटी मिली है। और अब आपको बताना है कि क्या हम इस बेस पर, इस निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि भाई ये जो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होती है या नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लंबा है क्वेश्चन कैलकुलेशन में, इसीलिए जो है इसके लिए हम शॉर्टकट मेथड इसमें यूज करेंगे। एक बार देखते हैं इसको, मैं लिखता हूँ। तो ट्रीटमेंट्स, चलिए आज इस लेक्चर में हम सिर्फ वन वे एनोवा तक ही सीमित रहेंगे, क्योंकि अगर हमने टू वे भी मिक्स कर दिया तो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। टू वे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो प्लॉट नंबर मैंने डाल दिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और ये हैं ट्रीटमेंट्स, 4 तरह का ट्रीटमेंट यूज हुआ है, ठीक है। ट्रीटमेंट ए, ट्रीटमेंट बी, ट्रीटमेंट सी और डी। और उनसे जो उनके जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ट्रीटमेंट मतलब फर्टिलाइजर्स ए बी सी डी 4 तरह के फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं और उनसे इनकी प्रोडक्टिविटी जो आई है वो 21, 25, ठीक है, 31, 17 और 26, ठीक है। 24, 33, 34, 39 और 35। फिर इसी तरह से देखिए 34, 26, 38, 32, 35 और नेक्स्ट है 40, 47, 40, 47, 39 और 41 और 33, ठीक है। ये है। अब यहाँ देखो, इस पर अगर हम वो जो पहले वाला मेथड अभी हमने पढ़ा उसको अगर हम लागू कर रहे होते तो आप समझिए इन सभी का मीन निकालना, कैलकुलेशन करना काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, लेकिन उस शॉर्टकट मेथड को लगाने से पहले हम इन फिगर्स को भी शॉर्ट कर सकते हैं, उसी को कोडिंग करना बोलते हैं। देखो सुनो जो मैं कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन ऐसा ही है जो मैंने इसमें लिया था, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें किसी कोडिंग की जरूरत नहीं, छोटी छोटी फिगर है पहले से, फिगर को छोटा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें आप सीधा शॉर्टकट मेथड के स्टेप्स जो हैं हाइपोथेसिस से शुरू कर देना। लेकिन अगर फिगर ऐसी है तो उसमें उन स्टेप्स जो अभी मैं बता रहा हूं उनको फॉलो करने से पहले डेटा को कोडेड डेटा में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। जैसे भी ये बड़ी बड़ी फिगर है तो इन सबको कोडेड डेटा में कन्वर्ट कर दो। कोडेड डेटा क्या होता है, इसकी एक फीचर होती है एनोवा की
इसमें से जैसे मैंने आपको बताया था सभी फिगर्स को अगर हम इसमें से सभी वैल्यूज को घटा दें, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल, काफी ज्यादा इस पर बात हो चुकी है कोरिलेशन और रिग्रेशन के टाइम पर, मैंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो तो आप उधर एक बार उसको फिर से देख लेना। फिलहाल मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इनका ओरिजिन बदल दो, मतलब इन सब में कोई वैल्यू जोड़ दो, तो जोड़ने से तो और बड़ी होगी, कोई फायदा नहीं होगा। या इन सब में कोई वैल्यू घटा दो, छोटा हो सके तो, या इन सभी को एक ही किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, तो इस एनओआर रेशियो जो एफ रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसी चीज का हम फायदा उठाएंगे। तो हम इससे पहले कि हाइपोथेसिस लगाना शुरू करें, स्टेप शुरू करें, आप लिखेंगे फर्स्ट ऑल वी विल कन्वर्ट, ठीक है, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट the given data in coded form। कई बार तो क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसमें से ये वैल्यू घटाकर कोडेड में कन्वर्ट करो, वरना आप फ्री हैं अपनी मर्जी से करने के लिए। तो अब यहाँ देखो सब में से कॉमन से फिगर घटाएं कुछ, चलो हम 21 घटा देते हैं, कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। तो हमने क्या किया, x माइनस 25 कर देना, हम सभी में से हम 25 लेस कर रहे हैं। तो अब अपनी जो वैल्यूज है 1 2 3 4 और 5, दीज 5 फ्लोट्स आर देयर, ठीक है। और इनमें जो पहली वैल्यू थी 21 है ना, x1, ठीक है। आप 21 में से 5 गया तो -4, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना। अगला 25 है, 25 माइनस 25 0। नेक्स्ट है 31 में से 25 लेस करो तो 6। नेक्स्ट है 17 में से 25 लेस हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8। और 26 में से 25 लेस हुआ तो कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका x1। ऐसे ही x2 आप लिखते हैं, x2 हो जाएगा 24 माइनस 25 यानी कि माइनस का 1। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा था, 33 माइनस 25 यानी कि 8। 34 माइनस 25 यानी कि 9 आ जाएगा, यस 9। फिर 14 और 10। 14 कैसे आया, 39 माइनस 25 और 35 माइनस 25, तो 10 आ गया। इसी तरह से ये x3 आ गया, ठीक है। x3 में 34 माइनस 25, ये फिर से कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। और मैं भी इनको लिख ही देता हूँ सीधा 1, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ मैंने आपको बता दिया, मैं इन जो वैल्यूज हैं जैसे ये है, इन सब में से 25 में लेस कर रहा हूँ, तो 9 1, ठीक है। आगे देखो 13, आगे 7 और 10। इसी तरह से x4 15 क्यों आया, क्योंकि 40 है, 40 में से 25 लेस किया तो 15, 22 14 16, ठीक है, और 8। ये करके आपने इन जो डेटा जिसमें बड़ी बड़ी फिगर्स थी उसको कुछ हद तक छोटा कर लिया ताकि कुछ हद तक कैलकुलेशंस इसमें आसान हो जाए। अब उसके बाद आपको जो शुरू करना है वो हाइपोथेसिस, बल्कि आप चाहें तो शुरू में इस कोडिंग को भी इसके ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। आपको एक टेबल बनाने से बच जाओगे एक्स्ट्रा, मतलब अगर आप ऐसा करोगे, आपने क्वेश्चन देखने से पता चल गया कोडिंग करनी है कि नहीं करनी, हाँ अभी कोडिंग करनी है, माइंड सेट हो गया, तो आप यहीं पर ही पहले हाइपोथेसिस तो लिख के दो। नल हाइपोथेसिस हमने क्या मान ली कि x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार 4, ठीक है। इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, वो आप वर्डिंग में लिख देंगे। उसके बाद आपने कोडिंग कर ली, और कोडिंग करने के बाद फिर जो अपना पहला स्टेप होता है वो होता है जिसमें हम t वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पहला स्टेप मैंने लिखा स्टेप 1, स्टेप 1 क्या लिखा, हाइपोथेसिस। स्टेप 2 मैं ऐसा कर देता हूं, स्टेप 2 में आप लिखो कोडिंग इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हो तो कोडिंग करो, एंड कंप्यूट टी वैल्यू, ठीक है। कोडिंग कर दो अगर जरूरत हो तो, जैसे मैंने यहाँ कर दी, और फिर टी वैल्यू निकालो। टी वैल्यू क्या होती है जरा उसको देखो समझो। टी वैल्यू में और कुछ नहीं, सिंपली हम एक तो इन सब का टोटल कर लेते हैं,
समेशन ऑफ x1 जो अब कोडिंग करके आया, समेशन ऑफ x2, समेशन ऑफ x3, समेशन ऑफ x4। तो x1 का टोटल आएगा, देखो 6 में से 4 गए 2, और माइनस के 8 फिर से हो जाएंगे तो माइनस के 6, और फिर 1 तो माइनस के 5 आ गए, -5। इसी तरह से इसको हम टोटल करेंगे तो 9 - 1 8, 8 और 8 16, 16 और 14 30, 40 हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम चले तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 75, ठीक। ये सारी हमने वैल्यू निकाली, और आप अब लगे हाथ इनका स्क्वायर निकाल देंगे, इनकी स्क्वायर्ड वैल्यू, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर। बार बार टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 सॉरी, 1 का स्क्वायर 1। तो समेशन ऑफ x1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 170। कैलकुलेशन आप कर लेना, चेक कर लेना इसको। इसी तरह से दूसरे सैंपल पर आओ, -1 का स्क्वायर 1, 64, 81, 14 का स्क्वायर 196 और ये 100। तो समेशन ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 442। इसी तरह से x3 का स्क्वायर करो 81, 1, 169, 49, 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100। x3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आता है 400। और इसी तरह से x4 स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर मैं कर रहा हूँ 225, ये कुछ की हुई वैल्यू नहीं ले रहा हूँ मैं। 484, 196, 484, 196, ठीक है, 256 और 64, 256 और 64। तो ये समेशन ऑफ x4 स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना, 1225, ठीक है। ये हमने टेबल पहले बना ली, हाइपोथेसिस हमने लिख दी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं इसमें p वैल्यू। उससे पहले जो काम हम किया करते हैं जरा उसको समझ लें, हमें किस किस चीज की जरूरत है। हम ये देखते हैं कितने सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल्स। हम ये देखते हैं प्रत्येक सैंपल में कितनी आइटम है, ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू, हर सैंपल में 5 आइटम है, n2 5, n3 5, n4 ऑल्सो 5, और नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स k इज इक्वल टू 4 है, और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अंडर कंसिडरेशन ये 20 है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो t वैल्यू जो होती है ये और कुछ नहीं, ये होती है समेशन इन सब आइटम्स का टोटल, ठीक है। तो x1, ठीक है, प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 प्लस समेशन ऑफ x4। तो पहले सैंपल का टोटल आ रहा था -5, दूसरे का आ रहा था 40, ये सम टोटल है एक तरह से, तीसरे का भी 40 और चौथे का 75। और इसको अगर मैं जोड़ूं तो ये 70 हो गया, 70 और 80 हो जाएगा 150, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये काम हमने किया है, हाइपोथेसिस लिखी, ठीक है। डेटा को कोडिंग करने की जरूरत थी तो हमने कोडिंग कर ली, कोडिंग करने के बाद उनका टोटल कर लिया, उनका स्क्वायर करके स्क्वायर का भी टोटल कर लिया, क्योंकि बार बार ताकि हमें ना करना पड़े और टेबल हमें ना बनानी पड़े, और टी वैल्यू निकाली। यहाँ तक आप अपना स्टेप 2 समझ सकते हो, ठीक है। या जो है आप इसको अगर टी के साथ लंबा लगता है तो आप जो स्टेप 2 समझ लो यहाँ तक, ठीक है। स्टेप 3 यहाँ से शुरू हो जाएगा, अदरवाइज मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप 3 में करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर को शॉर्ट में हम CF से डिनोट करेंगे, और ये सिंपली होगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, कैपिटल N। जैसे भी यहाँ t है 150, तो 150 का स्क्वायर, और कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स,
टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो अंडर कंसिडरेशन है 20, तो 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई अगर हम करते हैं तो 150 का स्क्वायर मैं कर ही देता हूँ इसको, 150 का स्क्वायर किया मैंने, डिवाइड किया इसको 20 से, तो 1125 आता है करेक्शन फैक्टर। ठीक है, फिर आप निकालेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप टोटल सम ऑफ स्क्वायर। बस अब काम अपना आसान हो जाएगा, एक स्टेप में अपना निकलेगा। अभी स्टेप नंबर कौन सा डाल दूं मैं इसको 4, आप लिखेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जो हमने वहां टोटल करके निकाला था यहाँ टोटल पहले आ जाएगा आपके पास। टोटल सम ऑफ स्क्वायर इसको हम बोलेंगे TSS। ठीक है, और ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर हो जाएगा समेशन ऑफ x1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x3 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x4 स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेक्शन फैक्टर t स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो पहले सैंपल का स्क्वायर वैल्यू कितनी थी, हमने किया था ना अभी स्क्वायर का टोटल, ये रहा 117, 442, 400 और 1225, ये लिख देता हूँ मैं। तो पहले सैंपल के का स्क्वायर का टोटल था 117 प्लस 442 प्लस 400 प्लस 1225। ठीक है, और माइनस ये करेक्शन फैक्टर 1125, इसमें से इसको घटाते हैं तो ये वैल्यू आती है 1059। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से हम सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन निकालेंगे, जो हमने वहां पहले निकाला था ना वो निकाल लेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड से। और इसमें से उसको जब घटाएंगे तो विद इन आ जाएगा, क्योंकि विद इन में हमें सब सैंपल्स के लिए अलग अलग निकालना पड़ता है, वो ज्यादा कैलकुलेशन का काम है। तो स्टेप नंबर कौन सा हो जाएगा अभी, ये 5 ही था, यस। इसमें हम लिखेंगे SSB सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, और इसके लिए आपको क्या करना है, यह शॉर्टकट मेथड ही काम करेगा। अभी आपका समेशन ऑफ x1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई n1। ठीक है, ध्यान रखिए समेशन ऑफ x1 स्क्वायर नहीं है, x1 की जो वैल्यू समेशन सिग्मा x1 की जो वैल्यू उसका स्क्वायर है। इसी तरह से समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n2, समेशन ऑफ x3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n3 प्लस समेशन ऑफ x4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n4। 4 सैंपल है, और माइनस करेक्शन फैक्टर t स्क्वायर डिवाइड बाय n। ठीक है, आप गलती जो कर सकते हो ये है कि कहीं इसमें स्क्वायर वैल्यू मत उठा लेना है, ये मत उठाना, आपको लेना है ये वाला -5 का स्क्वायर यानी कि। ठीक है, पहले सैंपल के टोटल की वैल्यू थी 5, तो 5 - 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय पहले सैंपल में आइटम कितनी है 5, दूसरे सैंपल का टोटल कितना आ रहा था 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तीसरे सैंपल में आइटम कितनी है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, चौथे सैंपल में आइटम का टोटल आ रहा था 75, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 5, और करेक्शन फैक्टर आ रहा है अपना 1125। ठीक है, ये आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। तो -5 का स्क्वायर 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 40 को 5 से डिवाइड किया तो 8, 40 गुना 8 कितना हो जाएगा 320। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 + 320 प्लस ऐसे ही ये आ जाएगी अगेन 320 प्लस 1125 और माइनस 1125। ये वैल्यू भी 1125 आ रही है, भी 1125 आ रही है। तो आप एक बार इसको कैलकुलेशन को कर चेक कर लीजिएगा। तो अब जो भी वैल्यू अपने पास आ रही है, ठीक है, हम उसको लिखते हैं। ये वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल SSB अपने पास आ गया, ये आता है 645 जब इनको जोड़ते हैं। ठीक है, और अब देखो, अब हमें SSW के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही जो वहां करनी पड़ रही थी। हम क्या करेंगे, सीधा SSW, आप इसको भी इसी स्टेप में ले लो ना। तो स्टेप 5 हो जाएगा कंप्यूट
SSB एंड SSW दोनों निकालना है। तो SSW हो जाएगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो आपने निकाला हुआ उसमें से सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, घटा दो बस। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमने अभी निकाला था ऊपर 1059, ये देखिए 1059 माइनस 645, ठीक है। तो माइनस 645, 1059 माइनस 645, इट कम्स 414, 414, ठीक है। अब इसके बाद समझ लो कोडिंग का झंझट, जो कैलजी कोडिंग है या आपका शॉर्टकट मेथड है या डायरेक्ट मेथड है, कोई भी मेथड आपने यूज किया हो, अब उसके बाद का स्टेप सेम होता है। अब है एनोवा टेबल, और ये आगे वैसे ही बनेगी, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, जो हमने पीछे किया था वही रहेगा, ठीक है। बस ये निकालने के तरीके बदल जाएंगे, हमने कैसे निकालें। अब हम बना रहे हैं एनोवा टेबल। एनोवा टेबल, ठीक है। यहाँ क्या लिख देते हैं, सोर्सेज ऑफ वेरिएशन, ठीक है। यहाँ टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वायर, जैसे वहां लिखा था सेम फॉर्मेट, फिर एफ रेशियो, और ये क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मैंने सबसे पहले लिखा सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, विद इन सैंपल, और ये हो गई टोटल वैल्यू, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। बिटवीन सैंपल कितना निकाला था हमने अभी, बिटवीन सैंपल था भाई 645, ठीक है, 645। विद इन सैंपल फिर उसमें से उसको घटाने के बाद मिला 414, और टोटल वाला 1059 था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी कितनी थी, इसकी k-1 करते थे हम, तो नंबर ऑफ सैंपल कितने थे यहाँ, 4 कर दीजिए, 3 हो जाएगी। इसकी हुआ करती थी कैपिटल N-K, ठीक है, कैपिटल N-K। कैपिटल N कितना था, आपने नंबर ऑफ आइटम्स कितनी दी भाई, यहाँ देखो हर सैंपल में 5-5 आइटम और 4 सैंपल थे, तो 20 ठीक है। तो एक मिनट, तो 20 माइनस के, यानी कि 20 माइनस 4, तो 16 आ गया। इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ जाएगी 16, ठीक है। फिर यहां से अगर आप निकालना चाहो तो इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम N-1 होती है, ये आप जोड़ेंगे तो 16 + 3 19 आ जाएगी। मीन सम ऑफ स्क्वायर 645 को अभी जैसे हमने किया 3 से डिवाइड करो, ठीक है, ये आ जाएगा 215। इसी तरह से विद इन सैंपल निकालना है, तो ये जो मीन सम ऑफ स्क्वायर जो हमें निकालना है, तो मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन विद इन सैंपल हमें निकालना है, तो 414 को डिवाइड करो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 16 से, ये आता है कितना 25.875, ठीक है। ये 215 आ रहा था। एफ रेशो देखो काफी बड़ा नजर आ रहा है, 215 को डिवाइड कर रहे हैं 25.875 से, तो एफ रेशो आता है 8.309। तो अब यहाँ क्रिटिकल वैल्यू देखो, ठीक है, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर कितना 17, 3 और 17 पर 3 और ये 17, 3 और 17 पर आती है वैल्यू 3.20, ये वैल्यू आती है 3.20, 5% लेवल पर। आगे इंटरप्रिटेशन क्या लिखेंगे कि एफ रेशियो इज मोर देन टेबल वैल्यू 3.20 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सो द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट,
और इट मीन्स वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि जो फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं जो अलग अलग तरह के, ये फर्टिलाइजर्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रहे हैं आपकी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरह से ये वन वे एनोवा मैंने आपको करवाया। इसमें जो शॉर्टकट मेथड, कोडिंग मेथड इज द पार्ट ऑफ शॉर्टकट मेथड, आप यूँ कह सकते हैं, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टाइम हम टू वे एनोवा को करेंगे। अगर आप इसको कर लेते हो अच्छे से तो टू वे एनोवा में कोई आपको विशेष दिक्कत नहीं आनी। बस टू वे एनोवा में इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ तो हम बस ये ऐसे ऊपर से नीचे यूं कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ लेफ्ट टू राइट ये कैलकुलेशन रो वाइज और बढ़ जाएगी। इसके अलावा और उसमें नया नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो उसको हम चलिए इसके बाद के लिए रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के लिए। आज इतना ही। ठीक है, उसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज करो और एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर करके देखो, प्रैक्टिस करोगे तभी ये क्लियर होगा। ठीक है, एक बार अगर आपको इसके स्टेप्स ध्यान रह जाते हैं तो फिर इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली।